स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। आज एक क्वेश्चन पूछे थे राहुल, गेट लोड के विषय में ना। तो लोड बेसिकली डेप्रिकेट किया गया और लोड के जगह हम लोग जैसे अगर वो यूज कर रहे होगे स्प्रिंग के साथ डेटा जेपीए, तो वहाँ एंटिटी मैनेजर के ऑब्जेक्ट के थ्रू देखे होगे वो फाइंड मेथड, ये सब यूज करते हो ना? फाइंड मेथड ये सब यूज किया अभी? हाँ हाँ हाँ, तो वो बाई आईडी रिट्रीव करता है। और एक और होता है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी मेथड का नाम, वो लेजी लोड करता, मैं मेथड का नाम भेजूंगा वो। लेटेस्ट जेपीए में है, ठीक है, बता दूंगा वो। ठीक है, लेकिन फाइंड के थ्रू भी आप बाई आईडी गेट कर सकते हो इजीली लोड की जगह। हाँ वो हम्म नहीं नहीं, लेजी में क्या होता है ना, आपकी ऑब्जेक्ट रेफरेंस बस बन जाती है, एक्चुअल हिट डीबी पे नहीं जाता। और जब आप उसको कॉल करते हो उस डेटा को कि गेट आईडी या गेट नेम कुछ भी कॉल करोगे, जैसे मान लो एक एम्प्लॉय को लोड किए, ठीक है, और एम्प्लॉय डॉट गेट करके जब फर्स्ट टाइम करोगे या नेम गेट नेम करते हो, उस समय एक्चुअल डेटाबेस सेट जाती है। ये लेजी में होता है, प्रॉक्सी टाइप का ऑब्जेक्ट बना देता है लोड। ठीक है, तो यही डिफरेंस, तो चलो देखते हैं। खैर, तो बेसिकली हम लोग लास्ट क्लास में अभी तक क्या देखे हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस मैपिंग देखे थे, और रिलेशनशिप कैसे स्टेब्लिश करते हैं हम लोग, ओवर ओवर मैपिंग कैसे बनाते हैं, वन टू वन, वन टू मेनी, मेनी टू मेनी, ये सारी मैपिंग्स हमने देखा था। नाउ अगर ओवर मैपिंग अगर मान लो अब हम बना दिए हैं, तो बेसिकली अब हमारा रिक्वायरमेंट होता है डेटा फेच करना। ठीक है, क्योंकि डेटा फेच करके उसको डिस्प्ले कराना, तो डेटा फेचिंग स्ट्रैटेजी कई सारे हैं। जीपीयू हाइबरनेट देता है, तो वो डेटा फेचिंग स्ट्रैटेजी अब हमें समझने हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके चला हूँ, क्योंकि पूरा जो भी है आपको डेटा फेचिंग स्ट्रैटेजी, ये कुछ ई कॉमर्स में जनरली हम लोग ये यूज करते हैं, कैटेगरी, प्रोडक्ट, कस्टमर एंड ऑर्डर। तो उन्हीं के बेस पे मैं रिलेशनशिप पूरा बनाऊंगा, एक एग्जांपल बनाया हूँ, और जितनी डिफरेंट डेटा फेच स्ट्रैटेजी है उसको यूज करके इसी एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, ताकि इजिली समझ में आए। तो पहले देखते हैं क्या क्या डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेरीज हम कर सकते हैं, डेटा फेचिंग स्ट्रैटेजी क्या क्या है। वन ऑफ द स्ट्रैटेजी एचक्यूएल है। ठीक है, ये हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज मूव टुवर्ड्स एसक्यूएल होता है, बट इसमें हम लोग एंटिटी के फॉर्म में वर्क करते हैं। तो जो ये सब फ्रॉम के बाद ये जो वैल्यू देते हैं, ये टेबल नेम नहीं होता है, ये एंटिटी का नाम होता है। यहाँ पे अगर सैलरी दे रहे हैं तो दिस इज नॉट डेटाबेस कॉलम नेम, दिस इज द एंटिटी फील्ड नेम। तो कंप्लीट हम एंटिटी के फॉर्म में क्वेरी लिखते हैं, हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में ही होता है एक तरह से, क्योंकि हम लोग एंटिटी को यूज कर रहे हैं यहाँ पे। एंटिटी को यूज करके अभी तक देखा होगा एक आध जगह मैंने हाइबरनेट क्वेरी लैंग्वेज करके भी फेच स्ट्रेटेजी में यूज किया था। तो इसमें करते क्या, सिंपल अपनी एक एचक्यूएल क्वेरी बनाते हैं, और उसके बाद सेशन के थ्रू इसे एग्जीक्यूट करते हैं। क्रिएट क्वेरी करके मेथड होती है सेशन में, जिसमें एचक्यूएल पास करेंगे। ये क्वेरी का ऑब्जेक्ट आपको देगा, जो एचक्यूएल क्वेरी आपने लिखा है, और इसमें पैरामीटर जैसे आप पैरामीटर सेट कर सकते हो, जो भी पैरामीटर आप डायनेमिकली आ रही है वैल्यू वेयर क्लॉज के लिए, वो आप सेट कर सकते हो। देन यू कैन रिट्रीव द लिस्ट।
ठीक है, तो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी इज एचक्यूएल, अनदर स्ट्रैटेजी इज क्राइटेरिया एपीआई। कुछ जगह हम लोग जैसे मोर देन वन टेबल से डेटा फेचिंग करना होता है, तो चाहो तो ज्वाइन का पूरा क्वेरी यहाँ भी लिख सकते हो, इट्स अप टू अस। अगर हम ज्वाइन फॉर्म में नहीं चाहते, हम हमारी मान लो कुछ बंदे की होती क्या है कि एसक्यूएल थोड़ी उतनी स्ट्रांग नहीं होती है, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। वो चाहे तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर कंप्लीट करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हाइबरनेट या जीपीए कंप्लीट उसकी एचक्यूएल एसक्यूएल फॉर्मेट लिखे, तो क्राइटेरिया एपीआई हम लोग यूज कर सकते हैं। क्राइटेरिया एपीआई में कभी भी तुम कहीं भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं देखोगे। इसमें एक क्राइटेरिया बिल्डर पहले बनाया जाता है जिसमें हम लोग रूट लेवल की एंट्री, मतलब जिस क्लास पे आपको लगाना है क्वेरी, आप चाहते हो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट रिफर करना, उसके लिए क्राइटेरिया क्वेरी बनाते हैं। देन रूट एंटिटी लेवल क्लास बताते हैं कि रूट क्लास कौन सा होगा हमारा, और आफ्टर दैट सारी वेयर कंडीशन जितनी क्राइटेरिया हो सकती है वो सब वेयर कंडीशन हम सारे यूज करेंगे। तो ये सब एक एक करके देखेंगे सबका डिटेल। अभी मैं बस ओवरव्यू आपको बता रहा हूँ क्या क्या डिफरेंट स्ट्रेटेजी होता है। तो वन इज एचक्यूएल, जहाँ पे मोर टुवर्ड एसक्यूएल के जैसा ही क्वेरी लिखते हैं, बट अगेन एंटिटी के फॉर्म में, कभी भी डेटाबेस के रेस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे, ये याद रखना। दूसरा है क्राइटेरिया एपीआई, जहाँ पे हम लोग एंटिटी को डायरेक्ट यूज करके करते हैं, एंटिटी के ऊपर हम फिर वेयर कंडीशन कंप्लीट फील्ड, ये जो फील्ड है ये आपकी एंटिटी की ही फील्ड होती है, उसी पे लगाते हैं सारी क्राइटेरिया। तो देखो ज्वाइन ये सब ऑपरेशन, इन सभी में ज्वाइन क्वेरी सब बनेगा जब अगर हम ओआर मैपिंग प्रॉपरली की होंगे। मेन है हमारी ओआर मैपिंग, इनहेरिटेंस मैपिंग, और जो हमने रिलेशनशिप देखा है वो प्रॉपरली होना चाहिए। अगर वो प्रॉपर नहीं है तो ये कोई भी क्वेरी अच्छे से रन नहीं करेगी, फिर आउटपुट आपको सही नहीं मिलेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है जेपीआई हाइबरनेट में ओआर मैपिंग। नेक्स्ट होती है नेटिव एसक्यूएल। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखो एक्चुअली ये जेपीए और हाइबरनेट कंप्लीटली एसक्यूएल में ही कन्वर्ट करता है क्वेरी, अल्टीमेटली डेटाबेस के साइड एसक्यूएल ही जाती है। तो ये एक तरह से समझ लो एक लेयर अप करके हमें बस एपीआई दे देता है कि एपीआई की फॉर्मेट में हम लोग यूज कर सके। इंटरनल वो खुद हाइबरनेट और जेपीए एज पर डेटाबेस एसक्यूएल क्वेरी बनाएगा। ये बेनिफिट होती है क्राइटेरिया एसक्यूएल यूज करने से। और क्राइटेरिया एसक्यूएल यूज करोगे तो कोई भी डेटाबेस में इजीली आप ट्रांसफॉर्म फ्यूचर में कर सकते हो, माइस्क्यूएल की जगह ओरेकल, क्योंकि इसमें कभी भी हम लोग डेटा बेस के रिस्पेक्ट में कोई भी लाइन ऑफ कोड हम लोग नहीं लिखते, ना ही हम ओरेकल को सोच के, ना ही माइस्क्यूएल। यहाँ कंप्लीट हाइबरनेट और जेपीए चल रहा है। बट नेटिव एसक्यूएल में क्या होता है कि हम कंप्लीटली एसक्यूएल क्वेरी लिख सकते हैं। तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि कल को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो डेटाबेस डाउ लेयर, अब चाहते हो माइस्क्यूएल की जगह ओरेकल, तो आपने नेटिव एसक्यूएल अगर यूज किया तो आपकी एसक्यूएल क्वेरी चेंज हो सकती है, क्योंकि माइस्क्यूएल में कुछ सिंटैक्स अलग होते हैं, ओरेकल में सिंटैक्स अलग होते हैं। थोड़ी बहुत सिंटैक्स का डिफरेंस आता है। अब जैसे लिमिट, ऑफसेट, ये सब आपकी आ जाती है माइस्क्यूएल में, लेकिन ओरेकल में लिमिट ऑफसेट नहीं आती। ठीक है, इस तरह बहुत सारे सिंटैक्स होते हैं। जैसे नाउ करके फंक्शन होता है करंट डेट निकालने का माइस्क्यूएल में, स्विच डेट होता है ओरेकल में। तो अलग अलग स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो नेटिव एसक्यूएल क्वेरी का ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि यहाँ पे डेवलपर की स्किल, एसक्यूएल क्वेरी लिखने की स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। प्लस अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है डेटाबेस तब तो ये रिकमेंडेड रिकमेंडेड नहीं है। ठीक है, अगर नहीं करना है डेटाबेस ट्रांसफॉर्म और आपकी एसक्यूएल अच्छी है, देन यू कैन गो विद द नेटिव एसक्यूएल। तो नेटिव एसक्यूएल में जाने के लिए एक और चीज भी आप ध्यान रखते हो कि जब आप देखते हो कि 8-10 टेबल यूज करके आपको क्वेरी लिखनी पड़ रही है, तो उस केस में
8-10 टेबल जब आप यूज़ करते हो, वहाँ क्वेरी लिखते हो, बहुत बड़ी-बड़ी क्वेरी होती है। एक-एक पेज से भी बड़ी क्वेरी हो जाती है। हज़ार-हज़ार लाइन की कोड की क्वेरी हो जाती है। तो उस केस में एचक्यूएल और क्राइटेरिया एपीआई डेवलपर ना लिख के नेटिव एसक्यूएल में जाता है। रीज़न होता है क्योंकि ओवर मैपिंग अगर आप परफेक्टली अच्छे से 100% परफेक्ट हाइबरनेट के हिसाब से नहीं हुआ है कंप्लीटली, तो आप उतनी बड़े 8-10 टेबल के रिलेशनशिप में एचक्यूएल और क्राइटेरिया एपीआई लिखोगे, प्रॉब्लम्स आ सकती है। प्लस डिबगिंग में भी इशू आएगा और ओवर मैपिंग नहीं होगी तो परफॉर्मेंस हिट बहुत आएगी। सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस हिट कोड में। तो उस केस में कहा जाता है कि ठीक है, अब उस केस में बहुत बड़ी क्वेरी है, देन यू कैन गो विद द नेटिव एसक्यूएल। तो नेटिव एसक्यूएल भी हम अपना बनाते हैं और वही सेशन ऑब्जेक्ट जो होता है उसी के थ्रू चलाते हैं और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट इसमें है नेम्ड क्वेरी, एक चौथा स्ट्रैटेजी है। नेम्ड क्वेरी वहाँ है जैसे अ, हम लोग जैसे मान लो ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं या एचएमएस एचएमएस में तो बड़ी-बड़ी क्वेरी होती है, लेकिन ई-कॉमर्स में नहीं होता है। बैंकिंग एप्लीकेशन में बहुत बड़ी क्वेरी नहीं होती है, उनकी बहुत छोटे-छोटे क्वेरी होते हैं। 1-2 टेबल से ही डेटा निकल के आ जाता है। तो वहाँ पे एचक्यूएल, क्राइटेरिया एपीआई और नेम्ड क्वेरी ये सब बहुत बेनिफिशियल होता है। नेम्ड क्वेरी में क्या होता है, जब आप एंटिटी बनाते हो, उस समय ही आप उस एंटिटी के ऊपर जितने पॉसिबल क्वेरीज हो सकते हैं कि भाई यूजर को जरूरत है, तो एक क्वेरी का नाम देते हो और प्रॉपर एचक्यूएल क्वेरी लिखते हो। यहाँ एचक्यूएल ही लिखते हैं, लेकिन उसको एक नेम से एसोसिएट कर देते हैं, ताकि इस नेम के थ्रू हम बाद में कभी भी हम डायरेक्ट जो एचक्यूएल यहाँ लिख रहे थे, एचक्यूएल ना लिख के जैसे क्रिएट क्वेरी करके ऊपर यूज किए थे, यहाँ पे क्रिएट नेम क्वेरी यूज किए। ये देखोगे एचक्यूएल में, तो हमने यहाँ क्या किया था, क्रिएट क्वेरी, सेशन डॉट क्रिएट क्वेरी एचक्यूएल यहाँ लिखा। अब इसके जगह क्या कर दिया, नीचे नेम्ड क्वेरी अगर यूज कर रहे हैं तो क्रिएट नेम क्वेरी किया। बस जो क्वेरी का नाम है, तुम जितना चाहो आप नेम्ड क्वेरी यहाँ लिख सकते हो। नेम्ड नेटिव क्वेरी भी होता है, एनोटेशन, ठीक है। और क्वेरीज करके भी होता है, मल्टीपल क्वेरीज को एक मल्टीपल नेम के साथ आप एसोसिएट करके भी लिख सकते हो। तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी आप सारे प्रोवाइड करता है, जो बेटर आपको लगता है कि प्रोजेक्ट लेवल पे जो फॉलो हो रहा है वो आप यूज कर सकते हो। तो जैसे एम्प्लॉय है, आप बोलते हो कि एम्प्लॉय की कुछ क्वेरी है, बाई सैलरी मुझे गेट करना है, या एम्प्लॉय को ग्रुप बाय डिपार्टमेंट करके गेट करना है, तो कई सारे नेम्ड क्वेरी आप इसमें बना सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि 25-30 नेम्ड क्वेरी बना दी। एक एंटिटी में 2-4 अगर हो तो ठीक है, क्योंकि फिर रीडेबिलिटी खराब होती है ना कोड की। पता चला आप नेम्ड क्वेरी दुनिया भर का बनाए जा रहे हो, ठीक है। तो ये चौथी स्ट्रैटेजी है नेम्ड क्वेरी, जहां पे हम एनोटेशन यूज करके क्वेरी को डायरेक्ट एंटिटी पे ही लिखते हैं और इस एंटिटी में बता देते हैं कि इस एंटिटी की एक पर्टिकुलर क्वेरी है, दूसरा क्वेरी, तीसरा क्वेरी, जितना चाहे वो उतना बना सकते हैं। लास्ट वन, जेपीक्यूएल। जेपीक्यूएल जो है आपकी जेपीए की क्वेरी लैंग्वेज होती है, और यहाँ पे हम लोग एंटिटी मैनेजर यूज करते हैं सेशन की जगह। जो मैंने आपको बताया था, एंटिटी मैनेजर डॉट फाइंड जेपीए के थ्रू करते हैं। सेशन जो है हाइबरनेट के थ्रू मिलता है, और उसके जगह यहाँ पे जेपीए अगर यूज करोगे तो एंटिटी मैनेजर मिलेगा। जैसे सेशन फैक्ट्री अगर यूज करते हैं हम लोग हाइबरनेट में, और कंप्लीट जेपीए पे जाएंगे, तो वहां पे एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री होता है। एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री से एंटिटी मैनेजर निकालते हैं, एंटिटी मैनेजर के थ्रू हम लोग क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो एंटिटी मैनेजर में बहुत सारे मेथड होते हैं, क्रिएट क्वेरी, फाइंड बाय आईडी, और एन नंबर ऑफ थिंग होते हैं, आप वो यूज कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट नहीं होता। हाइबरनेट में जैसे कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ परसिस्टेंट यूनिट होता है जीपीए में। तो कंप्लीट जेपीए में प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको परसिस्टेंट यूनिट, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री और एंटिटी मैनेजर इसके टर्म में काम करना होगा। अगर हाइबरनेट के टर्म में काम कर रहे हो, जहाँ पे जेपीए का भी सपोर्ट है, लेकिन वहां पे तो हम लोग क्या यूज करते हैं, सेशन कॉन्फ़िगरेशन, सेशन मैनेजर फैक्ट्री और सेशन।
ये 3 चीज़ यूज़ करता है। ठीक है? तो जेपीए और हाइबरनेट में ये डिफरेंस आ जाता है। तो कुछ प्रोजेक्ट जो है पर्सिस्टेंट यूनिट को यूज़ करके करते हैं, एंटिटी मैनेजर, फैक्ट्री एंटिटी मैनेजर। कुछ प्रोजेक्ट में सेशन के बेस पे होता है और मोस्टली आजकल जितने भी प्रोजेक्ट है उसमें तो स्प्रिंग डेटा जेपीए यूज़ करते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी समझ में आई, एक ओवरव्यू। एचक्यूएल, क्राइटेरिया एपीआई, नेटिव एसक्यूएल, नेम्ड क्वेरी, जेपीक्यूएल। ठीक है, तो अब इनका डिटेल देखते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ई कॉमर्स एप्लीकेशन का अपना थोड़ा रिलेशनशिप समझते हैं। तो अगर मान लो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो, कैटेगरी है, प्रोडक्ट है, तो आपको पता होगा कैटेगरी प्रोडक्ट में मोस्टली वन टू मेनी रिलेशनशिप रखते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोडक्ट बिलोंग टू अ सिंगल कैटेगरी, ये हम रख रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन कैटेगरी कंटेन मल्टीपल प्रोडक्ट बट ईच प्रोडक्ट बिलोंग टू ओनली वन कैटेगरी। तो इसकी मैपिंग करेंगे। इसकी मैपिंग कैटेगरी और प्रोडक्ट जब टेबल बनाएंगे तो कैसे मैपिंग करेंगे वो जरा देखा जाए। कैटेगरी हो गया मान लो ये। अच्छा, ये जब एंटिटी खोलोगे तो इसमें कई सारे आपको दिखेंगे नेम्ड क्वेरी सब, क्योंकि मैं मल्टीपल एग्जांपल सब एक साथ दे दिया हूँ, तो इससे कंफ्यूज मत होना। जब भी नेम्ड क्वेरी का सेक्शन आएगा तभी इसे रिफर करना, अदरवाइज सिंपल इतनी काफी है एंटिटी और टेबल में। प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो इन दोनों का पहले मैपिंग देखते हैं, वन टू मेनी। जैसे मैंने आपको बताया, कैटेगरी में हमने एक आईडी रखा, जनरेटेड टाइप आइडेंटिटी, ये समझ में आ रहा होगा। कैटेगरी का नाम रखा, सिंस वन कैटेगरी है मल्टीपल प्रोडक्ट, तो हम फॉरेन की कॉलम किधर ले जाएंगे, कैटेगरी के साइड ले जाएंगे या प्रोडक्ट के साइड? एग्जैक्टली, प्रोडक्ट के साइड ले जाएंगे, क्योंकि वहां कैटेगरी नेम, कैटेगरी आईडी हर प्रोडक्ट के साथ एसोसिएट करेंगे वन टू मेनी। तो कैटेगरी क्या करेगा, सेट ऑफ प्रोडक्ट को रखेगा। वन टू मेनी यहाँ पे लगाया, मैप्ड बाय लगाया। मैप्ड बाय में ये नाम, कौन सा नाम आएगा, जो हम प्रोडक्ट टेबल में कैटेगरी को डिफाइन करेंगे। यहाँ भी कैटेगरी बनाएंगे मेनी टू वन करके, तो जो वेरिएबल का नाम प्रोडक्ट में होगा, यहाँ पे देखोगे ये है ना, कैटेगरी फील्ड का नाम, इसी फील्ड का नाम यहाँ मैप्ड बाय में दिए, ताकि हम यहाँ पे फिर वही चीज बता रहे हैं कि यहाँ पे फॉरेन की नहीं बनाना, ओनिंग एंटिटी हमारा कंप्लीटली प्रोडक्ट है। और कैस्केड ऑल, ऑर्फन रिमूवल ट्रू, ये जरूर किए। ठीक है, ताकि जैसे ये पता है ना ऑर्फन रिमूवल ट्रू क्यों कर रहा है, ये बताया था, आप लोग भूल गए होंगे। जैसे मान लो एक कैटेगरी में 5 प्रोडक्ट है, तो हो सकता है ना हम एक प्रोडक्ट सिंगल डिलीट कर सके, ये पॉसिबिलिटी होती है ना। ठीक है, तो ये ऑर्फन रिमूवल ट्रू अगर ऑन करोगे तभी ये करने देगा प्रोडक्ट से आपको डिलीट, अदरवाइज डिलीट करने ही नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रोडक्ट जो चाइल्ड है, उससे इंडिविजुअल एंट्री एंट्री तभी डिलीट होगी जब ऑर्फन रिमूवल ट्रू करोगे। ठीक है, और कैस्केड ऑल लगाने से क्या बेनिफिट हुआ, कल को कैटेगरी अगर हम डिलीट कर रहे हैं तो पूरा प्रोडक्ट डिलीट हो जाएगा अपने आप। कैटेगरी को सेव कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी सेव हो जाएगा। कैस्केड अप टू चाइल्ड लेवल तक कैस्केड करता है पूरी क्वेरी को, कि पेरेंट पे जो काम किए वो चाइल्ड पे ऑटोमेटिक कर देगा, उसमें जो भी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और फेच स्ट्रेटेजी बाय डिफॉल्ट यहाँ क्या होगा बताओ, बाय डिफॉल्ट फेच स्ट्रेटेजी क्या होगा, ईगर या लेजी? ईगर नहीं होता है, ईगर वन टू वन में होता है। ईगर मतलब पेरेंट को लोड किया तो चाइल्ड पूरी की पूरी लोड हो जाती है। तो क्या चाहोगे कैटेगरी लोड हो पूरी, प्रोडक्ट लोड हो? अब सोचो प्रोडक्ट से भी फिर आगे जाके वन टू मेनी होगा, होगा ना। तो कितनी सारी इनहेरिटेंस हायरार्की में आपकी लोड हो जाएगी डेटा। तो जब आप गेट करना होगा तभी लेजी लोड करोगे, तो हमेशा लेजी लोड फेच स्ट्रेटेजी डिफॉल्ट होती है, कभी भी इसको ईगर नहीं करना। या तो मत यूज करो,
तो डिफॉल्ट फेच स्ट्रैटेजी क्या होगी? लेजी, ठीक है? ये ध्यान रखना। और बाकी सेट ऑफ प्रोडक्ट हमने रखा कि कैटेगरी में सेट ऑफ प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट साइड चलते हैं, तो इसको फिर इग्नोर कर दो, इसको समझ लो कुछ नहीं है अभी फिलहाल। जब नेम्ड क्वेरी हम देखेंगे तब देखेंगे, ठीक है? उसके लिए और कहीं कोई इसका इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो प्रोडक्ट में प्रोडक्ट की अपनी आईडी, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का प्राइस, ये 3 फील्ड रखा और कैटेगरी को मैप किया ताकि हम प्रोडक्ट से कैटेगरी में भी जा सके और कैटेगरी से प्रोडक्ट में आ सके, ठीक है? और यहाँ पे ज्वाइन कॉलम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था। जो प्रोडक्ट टेबल में एक नया कॉलम बनेगा कैटेगरी आईडी, तो ये ज्वाइन कॉलम अपने आप क्या करेगा, जाके देखेगा कैटेगरी टेबल में प्राइमरी की कौन सी है और उसी से ये ज्वाइन करेगा, ठीक है? तो कैटेगरी टेबल में प्राइमरी की ये है तुम्हारी आईडी, उसी से वो ज्वाइन करेगा, ठीक है? तो जब भी प्रोडक्ट सेव होगा तो हमेशा कैटेगरी आईडी साथ में सेव होगी। ये ऑर्डर का बाद में देखते हैं, अभी इतना समझ में आया? इसमें कोई कंफ्यूजन कैटेगरी और प्रोडक्ट में? ठीक है। और कुछ हेल्पर मेथड बनाने चाहिए, मैंने बनाया नहीं है, अगर जरूरत होगा तो बना सकते हो, क्योंकि कैटेगरी के साथ ऐड प्रोडक्ट हो जाए तो ऐड प्रोडक्ट करके मेथड बना लिया, रिमूव प्रोडक्ट या रिमूव कैटेगरी करके बनाया, ठीक है? तो वो आप बना सकते हो, आपके ऊपर है। नाउ प्रोडक्ट एंड ऑर्डर, वन प्रोडक्ट पे मल्टीपल ऑर्डर आ सकते हैं एंड वन ऑर्डर कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट है, मान लो मेरा कोई कोई भी प्रोडक्ट मान लो, जैसे मान लो लैपटॉप है, तो एक लैपटॉप पे आपकी प्रोडक्ट उसकी क्वांटिटी तो 100 होगी स्टॉक में, मान लो एक प्रोडक्ट आईडी है, उसकी 100 क्वांटिटी है, तो उसपे ऑर्डर कितने आ सकते हैं? 100 आ सकते हैं, 50 आ सकते हैं, मोर देन वन आ सकते हैं। तो वन प्रोडक्ट हैविंग मल्टीपल ऑर्डर, एक प्रोडक्ट आईडी से मल्टीपल ऑर्डर मिलेगा हमें, एग्री हो? और एक ऑर्डर, जैसे ये एक ऑर्डर किया, मान लो उसने लैपटॉप भी किया, उसने बोला लैपटॉप बैग भी चाहिए, मुझे माउस भी चाहिए, ऑप्टिकल माउस, तो वन ऑर्डर कैन हैव मल्टीपल प्रोडक्ट, एग्री हो? तो यहाँ पे मेनी टू मेनी रिलेशनशिप आ जाएगी। तो सारे एग्जांपल इसलिए मैं ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें तुम्हारी मोस्टली चीजें कवर हो। तो वन प्रोडक्ट can be in multiple order and one order can contain multiple product। तो क्या यूज करेंगे हम लोग? ज्वाइन टेबल, जो स्ट्रैटेजी हमने क्या बताई है, तो उसी तरह अब हम लोग ज्वाइन का यहाँ ऑर्डर खोलते हैं, प्रोडक्ट एंड ऑर्डर। अब प्रोडक्ट ऑर्डर देख रहे हैं, तो ज्वाइन टेबल हम ऑर्डर में जाके बना रहे हैं, यहाँ पे ना बना के कहीं भी बना सकते हो, यहाँ भी बना सकते हो, वहां भी। तो मेनी टू मेनी तो हमें देना ही है, और मैप्ड बाई यहाँ दिया। मैप्ड बाई देने का मतलब मेन है कि इसकी ओनिंग एंटिटी ऑर्डर होगी और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं गिरेगा इस टेबल में। प्रोडक्ट टेबल में ऑर्डर के लिए कोई भी नहीं गिरेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर की मैपिंग के लिए एक थर्ड टेबल यूज करेंगे, तीसरा टेबल। तो जैसे ही इसमें आओगे ऑर्डर में, यहाँ पे देख रहे हो ये ऑर्डर की आईडी, ऑर्डर डेट क्या होगा, अभी स्ट्रिंग में रख लिया, जनरली इसको लोकल डेट ये सब रखना चाहिए, या टाइम स्टैम्प सब रखना चाहिए। अभी नॉर्मल आपको एचक्यूएल और ये सब सिखाना है, बाद में आप जब एचएमएस ये सब करना, वहां पे प्रॉपर डेट फॉर्मेट रखना। और इसको अभी फिलहाल भूल जाओ, अभी मैं कस्टमर पे नहीं आ रहा हूँ, ठीक है? इस पे आ जाओ, प्रोडक्ट पे। तो प्रोडक्ट पे मेनी टू वन, ज्वाइन कॉलम यहाँ दिया, ज्वाइन कॉलम जैसे ही दिया तो इसमें एक्स्ट्रा कॉलम इसमें भी नहीं गिरेगा। प्रोडक्ट में मैप्ड बाई दे दिया तो इसमें भी नहीं गिरा, ऑर्डर में भी एक्स्ट्रा कॉलम नहीं गिरा। तो इन दोनों की मैपिंग कहाँ जाएगी? एक तीसरी टेबल, ऑर्डर और प्रोडक्ट के नाम से तीसरी टेबल बनेगी, जिसमें ज्वाइन कॉलम में हमने बोला ऑर्डर आईडी पहला कॉलम होगा और इनवर्स ज्वाइन कॉलम प्रोडक्ट आईडी। अगर इसी चीज को उठा के आप चाहते तो यहाँ भी लिख सकते थे और मैप्ड बाई इस जगह कर सकते थे।
दोनों में से कुछ भी कर सकते हो, कोई अंतर नहीं, क्योंकि मेनी टू मेनी है, उससे कोई अंतर ही नहीं पड़ता। जब भी जाना है तो दूसरे टेबल ही बननी है, ठीक है? तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल नहीं होता। तो आप प्रोडक्ट साइड भी कर सकते हो, ऑर्डर साइड भी कर सकते हो, बिकॉज़ इट्स मेनी टू मेनी। क्लियर है? इसमें कोई कन्फ्यूजन? बस ये ध्यान दें। हाँ, बोलो। हाँ, एक नया टेबल ही बनता है जिसमें प्रोडक्ट की आईडी और ऑर्डर की आईडी आएगी, ताकि मल्टीपल एक ऑर्डर पे कौन-कौन सी प्रोडक्ट है और वन प्रोडक्ट पे मल्टीपल ऑर्डर मिल जाएगा वहाँ। तो वहाँ प्राइमरी की दोनों को मिला के हो गया, ये थर्ड टेबल में। हाँ, दोनों की आईडी आ रही है। देख रहे हो, ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी। तो अगर इस जॉइन टेबल को अगर आप उठा के प्रोडक्ट साइड ले जाओगे, तो आपकी जॉइन कॉलम यहाँ प्रोडक्ट आईडी हो जाएगी और इनवर्स जॉइन कॉलम ऑर्डर आईडी हो जाएगी, उल्टा। ठीक है? तो डिपेंड करता है। तो इससे ये है कि दो फील्ड को मिला के प्राइमरी की हो गई। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा ऑर्डर आईडी और प्रोडक्ट आईडी सेम ही सेम हो, मोर देन वन रिकॉर्ड का। एक ऑर्डर पे मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, डिफरेंट आईडीज होंगी प्रोडक्ट की, और एक प्रोडक्ट आईडी से बिलोंग मल्टीपल ऑर्डर भी हो सकते हैं। तो वहाँ डिफरेंट कुछ ना कुछ तो होगा ही। ठीक है? क्लियर है ये? मेनी टू मेनी रिलेशनशिप। ये ओआर मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी प्रोजेक्ट में 70% इसका काम होता है, ओआर मैपिंग का। अगर ये मैपिंग अच्छे से नहीं हुई तो पूरी प्रोजेक्ट बर्बाद है। इसीलिए बोला जाता है, पहले आप रिलेशनशिप तो समझो कि बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है? वन टू मेनी कर रहे हो तो बाई डायरेक्शनल चाहिए कि नहीं चाहिए, यूनि डायरेक्शनल चाहिए, क्या चाहिए, आप वो बिजनेस एंट्री समझो तब ना ओवर मैपिंग करोगे। अब तीसरा आता है कस्टमर। तो पूरे ई कॉमर्स में यही चार पांच चीजें इंपॉर्टेंट होती है, कैटेगरी, प्रोडक्ट, ऑर्डर, कस्टमर। ठीक है? तो कस्टमर और किसके बीच में रिलेशनशिप होगा? ऑर्डर के बीच में। कस्टमर और ऑर्डर का रिलेशनशिप होगा, तो कस्टमर की अपनी आईडी होगी और वो पर्टिकुलर ऑर्डर करेगा। तो इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा? वन कस्टमर कैन प्लेस मल्टीपल ऑर्डर। ठीक है? तो ये एजम्पशन करके चल रहे हैं कि वन कस्टमर मल्टीपल ऑर्डर होगा। मल्टीपल ऑर्डर एक कस्टमर को बिलोंग नहीं करेगा। चाहो तो करा सकते हो, मेनी टू मेनी हो सकता है। तो अगर ऐसा है आपका सिनेरियो, तो आप मेनी टू मेनी रिलेशनशिप बनाओगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको ये ऐसा रिलेशनशिप मान के चल रहा हूँ कि मेरी बिजनेस रिक्वायरमेंट है, एक कस्टमर का मल्टीपल ऑर्डर हो सकता है। लेकिन वन ऑर्डर, सही बात है, वन ऑर्डर कभी मल्टीपल कस्टमर को बिलोंग करेगा क्या? हो ही नहीं सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। एक ऑर्डर एक ही कस्टमर को बिलोंग करेगा। तो ये तो हमेशा वन टू मेनी ही होगा, मेनी टू मेनी तो कभी होगा ही नहीं। ठीक है? तो अब इसमें कस्टमर साइड में आपकी वन टू मेनी रखेंगे, ऑर्डर साइड में मेनी टू वन रखेंगे। तो पहले कस्टमर खोलते हैं। तो मैंने यहाँ देखो ई अंडरस्कोर कस्टमर बनाया, क्योंकि कस्टमर नाम से ऑलरेडी एक मॉडल बना हुआ है, और उसी नाम से फिर आप मॉडल नहीं बना सकते, क्योंकि हाइबरनेट यूटिल में जाके हम जब डिफाइन करते हैं तो वो बोलता है एंटिटी नेम कभी भी डुप्लीकेट नहीं होगा। ठीक है? तो एंटिटी नेम डिफरेंट करना पड़ता है, पैकेज से उससे मतलब नहीं है। तो इसलिए एंटिटी नेम यहाँ अलग की है कंप्लीटली। तो ई कस्टमर करके बना लिया हूँ, आईडी, नेम, ईमेल, और यहाँ वन टू मेनी, मैप्ड बाई, कैस्केड ऑल, ऑर्फन, ट्रू। एकदम सेम वही पैटर्न। और ऑर्डर में आते हैं। ऑर्डर में क्या किए? मेनी टू वन, ज्वाइन कॉलम, कस्टमर आईडी। ये क्लियर है पूरी मैपिंग हर एक की? ठीक है? तो जब जैसे जैसे आप रिलेशनशिप करोगे वैसे वैसे आप मैपिंग स्टार्ट करोगे। एक बार में कभी एक क्लास की एंटिटी की मैपिंग नहीं हो सकती। हमेशा रिलेशनशिप सोच के ही करोगे। तो अभिषेक, कोई कंफ्यूजन है आप दोनों अभिषेक को इस मैपिंग में? क्योंकि ये मैपिंग अगर क्लियर नहीं है तो आगे की सारी चीजें एग्जाम्पल बेकार है। ठीक है, चलो, गुड है।
तो ये 4 क्लास हमने एंटिटी डिजाइन कर लिया। अब इसके बाद हमें फेच स्ट्रैटेजी पे काम करना है, तो कुछ डेटा तो स्टोर करना चाहिए। तो मैंने एक इनिशियलाइज माय डेटाबेस करके क्लास बनाया है, जिसमें हार्ड कोडेड वैल्यू करके सब स्टोर करेंगे। बस यही है। तो देखो इसमें बना हुआ है क्या? ई कस्टमर, ई कस्टमर है। अच्छा, क्योंकि डुप्लीकेट मैं नहीं चाहता, डुप्लीकेट डेटा जाएगा तो फिर फेच में दिक्कत आएगी। ई ऑर्डर, ई प्रोडक्ट। क्या है? अच्छा ये देखो यहाँ आ गया ना, फॉरेन की रिलेशनशिप। ऑर्डर प्रोडक्ट भी है एक, तो इसलिए नहीं ड्रॉप करने दिया। अब ड्रॉप हुआ क्योंकि फॉरेन की रिलेशनशिप सब मिल जाएगी ना, तो किसी का फॉरेन की कहीं एग्जिस्ट करेगा तो फिर डिलीट भी नहीं करने देता है डेटाबेस। ये ध्यान रखना। तो यहाँ देखना, सब में मैंने ई कस्टमर, ई ऑर्डर, ई प्रोडक्ट, ई कैटेगरी, सब में प्रीफिक्स ये लगा दिया ताकि आपको टेबल नेम में आसानी हो। ठीक है। अब नाउ इनिशियलाइज डेटाबेस में आते हैं। तो दो कैटेगरी, कैटेगरी हमारा टॉप लेवल है, दो कैटेगरी बनाया, और इलेक्ट्रॉनिक और बुक्स। और क्रिएट कैटेगरी करने के लिए मैंने एक मेथड बना लिया, ताकि हम कैटेगरी को सिंपली अपना स्टोर कर सके। यहाँ कोई क्लियर डाउट है? इसमें परसिस्ट करा रहा हूँ इंडिविजुअल कैटेगरी को। आई थिंक ये तो क्लियर होगा। ठीक है। तो ये दो कैटेगरी हमारी बन जाएगी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को कर रहा हूँ, तो जिसमें लैपटॉप, कुछ उसका प्राइस और किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है वो कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास कर रहा है। सॉरी, कंस्ट्रक्टर के थ्रू नहीं, मेथड पैरामीटर और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और प्रोडक्ट को हम स्टोर कर रहा है। चाहते तो हम पहले से कैटेगरी में डाल के और सिर्फ कैटेगरी को करते तो सारा का सारा प्रोडक्ट भी हो जाता, वो भी हो सकता था वन गो में। लेकिन मैं ये अलग अलग कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट को अलग अपना बनाया, कैटेगरी बना लिया था। अब कस्टमर बनाया उसी तरह, दो कस्टमर बना लिया। तो दो कस्टमर में क्या किया? अब इसमें देखो, दो प्रोडक्ट मेरा लैपटॉप और स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक को बिलोंग कर रहा है, और नॉवेल करके एक बुक है। तो एक प्रोडक्ट इसके लिए है, दो प्रोडक्ट इसके लिए। कस्टमर दो बनाया, अमित और संजीव। ठीक है। और ऑर्डर उसके बाद प्लेस कर रहा हूँ यहाँ पे क्रिएट ऑर्डर में। इसमें देखो, सेट पूरा पहले से बना के भेज रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्डर में ये बनाना होगा ना कि ऑर्डर में मल्टीपल प्रोडक्ट बिलोंग करेंगे। तो मैंने बताया कि एक ऑर्डर होगा अमित के लिए, और उसमें लैपटॉप और नॉवेल एक ऑर्डर है, और संजीव जो है सिर्फ स्मार्टफोन इसको ऑर्डर कर रहा है। तो एक सेट भेज रहा है कंप्लीटली, जो ऊपर बनाया हमने लैपटॉप नॉवेल, उसका सेट भेज रहा है। और सेट के थ्रू हम स्टोर करा रहे हैं। ऑर्डर हो गया, और ऑर्डर पे फिर कस्टमर प्रोडक्ट ये लगाया और सेव किया। इसमें कोई डाउट है? ऑर्डर है, ऑर्डर में कस्टमर सेट किया, जो कस्टमर आ रही है, और प्रोडक्ट क्या आ रहा है वो सेट किया। उसके बाद ऑर्डर को हमने सेव किया। तो ये पूरा का पूरा ऑर्डर सेव हो गया। तो ये अगर चलाऊंगा तो हमारा डेटाबेस पूरा इनिशियलाइज हो जाएगा, इनिशियल। ठीक है, पूरी फॉरेन की रिलेशनशिप भी बन गई। डेटा देखते हैं। तो हमारा कैटेगरी दो हो गया, प्रोडक्ट ये तीन हो गए, कैटेगरी आईडी आ गई, कस्टमर
2 हो गए और एक कौन सा है? ऑर्डर, ये ऑर्डर, कौन-कौन सी ऑर्डर है? ऑर्डर डेट नल है, कुछ भी नहीं रखा है अभी फिलहाल। तो ये कस्टमर ने एक ऑर्डर किया, ये कस्टमर ने ये ऑर्डर किया। लेकिन ऑर्डर तो आ गया, अब ऑर्डर और प्रोडक्ट की मैपिंग में कि किस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर आया, वो यहाँ पे है कि ऑर्डर आईडी 1 के लिए ये प्रोडक्ट, ऑर्डर आईडी 1 के लिए ये प्रोडक्ट। 2 प्रोडक्ट पे ये था, कौन कस्टमर है, ये यहाँ से मिल जाएगा कि 1 है। 1 कस्टमर किसका है? अमित का। तो अमित ने 2 ऑर्डर परफॉर्म किया, 2 प्रोडक्ट पे, 1 और 3 पे। ठीक है, तो ये एक डेटाबेस इनिशियलाइज करके रखे ताकि इसी के बेस पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ एचक्यूएल परफॉर्म करेंगे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन? इनिशियलाइज डेटाबेस, आई थिंक ये क्लियर हो गया इतना। अब आपका इंडिविजुअल फेच स्ट्रेटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो गेट वर्सेस लोड, फर्स्ट एग्जांपल ये लेते हैं। तो जैसे अभी हम लोग बात किए थे, लोड जो है प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना के देता विदाउट हिटिंग डेटाबेस। ठीक है, तो उसके बाद अगर मान लो एक्चुअल में जब हिट करने जाते हो डेटाबेस और उस समय रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड का एक्सेप्शन मारता है लोड। तो ये लोड अब लेटेस्ट जो जेपीए आप यूज कर रहे हो उसमें नहीं है, उसमें डेप्रिकेट कर दिया। ठीक है, इसके जगह कोई और एक मेथड करके आया, मैं बता दूंगा। और एंटिटी मैनेजर यूज करोगे तो फाइंड बाय आईडी वो ऑटोमेटिक करता है। दूसरा है गेट। गेट क्या करता है? एक्चुअल डेटाबेस में जाके हिट करता है, ये कोई प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करता। इसीलिए अगर मान लो रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो ये नल वैल्यू रिटर्न करता है। तो इससे अगर कोई रिकॉर्ड नहीं आएगा तो नल वैल्यू हमेशा स्टोर हो जाएगी। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन मारता है, यहाँ एक्सेप्शन मारेगा। और गेट में कभी एक्सेप्शन नहीं आएगी, ये नल वैल्यू आएगी। और फिर नल के बेस पे आप आगे कोड कर सकते हो। तो इसका एग्जांपल अगर देखोगे, ये मैं फेच स्ट्रेटेजी से बंद करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सेशन मैंने लिया, बिगिन किया ट्रांजेक्शन और एक आईडी लिया, मान लो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आईडी और नॉन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आईडी। हमारे पास 2 प्रोडक्ट है प्रोडक्ट टेबल में, 1 2 3। तो नॉन एग्जिस्टिंग क्या है? ये नॉन एग्जिस्टिंग है और ये 1 से रिकॉर्ड एग्जिस्ट कर रहा है। तो सेशन डॉट गेट तो हम लोग यूज करते ही है। इसमें हमने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आईडी दिया, तो ये प्रोडक्ट मिलेगा और उस प्रोडक्ट को ये डिस्प्ले कर देगा। सिंपल, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। लोड डेप्रिकेट है लेकिन चलेगा, अगर यूज करोगे तो चलेगा। तो लोड को देखने के लिए कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आईडी अगर हम देते हैं तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे आप देखना क्या डिफरेंस कैसे पता चलेगा। जैसे ये डिफरेंस इस तरह पता चलेगा, ये अभिषेक म्यूट कर लो, अभिषेक म्यूट करो। और ध्यान दो इधर जब क्लास चल रही है तो। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, ये जो गेट मेथड है, जैसे ही गेट मेथड कॉल होगा एसक्यूएल क्वेरी फायर हो जाती है। तो ये इसका मतलब है लेजी लोड नहीं हो रहा, क्योंकि वो पहले ही जाके डेटाबेस सेट कर रहा है और उसके बाद डेटा को लेके आ रहा है। ये है लेजी लोड नहीं हुआ यहाँ पे। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ। फिलहाल तो ये प्रिंट कर दे, डेटा आया होगा तो प्रिंट कर दिया। अब इसी काम को हम लोड में जा रहे करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट आईडी। तो ये लेजी लोड कैसे है? जब इसको चलाया तो देखो कोई आपकी एचक्यूएल क्वेरी कोई नहीं हिट हुई अभी तक।
लेकिन यहाँ पे आ रहा है ये डमी, जैसे ही इस पे क्लिक किया यानी गेट कॉल हो गया, जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया वो डिबग मोड में गेट कॉल होता है, या फिर नेक्स्ट लाइन भी करोगे तब जाके एचक्यूएल कॉल हुआ। ये समझ में आया? तो इसलिए ये प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बनाता है, यहाँ इस लाइन पे प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना के रखता है। और यार ये क्या हुआ, बीच में ही बंद हो गया, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समझ में आया प्रॉक्सी और लेजी लोडिंग क्या है? तो जब तक आप प्रोडक्ट को गेट नहीं करोगे तब तक आपकी एचक्यूएल क्वेरी फायर नहीं होगी। अब नॉन एग्जिस्टिंग में क्या है, ये डेटाबेस में जाएगा, देखेगा नहीं मिला तो ये नल हो जाएगा, और नल हो जाएगा तो यहाँ नल के लिए अगर आपको नल का चेक लगाना होगा क्योंकि आपको पता है कि ये गेट हमेशा नल देता है, रिकॉर्ड नहीं मिला तो 999 कभी मिलेगा नहीं। और लोड के केस में क्या होगा, अगेन यहाँ पे डमी प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट ही बनाएगा, लेकिन जब आप इसको हिट करने जाओगे उस समय आपकी ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आएगी और एक्सेप्शन रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पता नहीं कर पाओगे कि वो डेटा एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो यही डिफरेंस है गेट और लोड में। क्लियर है ये एग्जांपल? अगर नहीं क्लियर है तो बोलो, मैं फिर बताऊं। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं डिबग मोड में चला रहा हूँ, डिबग मोड में ध्यान से देखना। स्विच किया, गेट क्या करेगा, हमेशा डीबी पे जाके हिट करता है, चेक करता है कि ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं इस आईडी से रिकॉर्ड प्रोडक्ट की। तो वो जब डीबी लेवल हिट करेगा तो इसी लाइन पे, कैसे डीबी पे हिट कर रहा है ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें, इसी लाइन पे ही वो एचक्यूएल क्वेरी हिट करेगा। F6 की है, देखो एचक्यूएल क्वेरी आ गई। तो वो एचक्यूएल क्वेरी में यानी डीबी पे जाके हिट किया तब वो डेटा लेके आया, और ये डेटा लेके आ चुका है। ठीक है, अब डेटा लेके आ चुका है तो ये क्या हो रहा है, नेक्स्ट का क्यों नहीं आ रहा, क्यों डिबग जैसा बंद हो जा रहा है मेरा? ऐसा क्यों है भाई? अच्छा, मैं लगता है कुछ गलत दबा दे रहा हूँ, कोई अलग। ये F6 नहीं है क्या? F6 ही तो है। ठीक है, एच को लाया, हाँ ये ठीक है, फिर F6 किया, ये डेटा आपकी आ गई। तो गेट से ये हुआ, हमेशा ये डेटाबेस में जाके चेक करता है। ये तो क्लियर हो गया गेट, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना गेट में। ठीक है, अब ये देखते हैं, देखो प्रोडक्ट के केस में, लोड के केस में F6 करते हैं, कुछ भी हुआ, अभी एचक्यूएल क्वेरी कोई हिट हुई नहीं ना, लेकिन वो डमी प्रॉक्सी, मैं वहां कर्सर नहीं ले जा रहा हूँ, नहीं तो वो डिबग मोड में वो डॉट गेट कॉल कर लेता है, तुरंत एचक्यूएल कॉल कर लेगा, तो ले नहीं गया। तो अब देख रहे हैं F6 की है, यहाँ भी देखो अभी तक डेटाबेस हिट नहीं किया। अब जब गेट नेम कर रहे हैं या जो भी उसकी वैल्यू जैसे ही गेट करेंगे तब वो एक्चुअल में जा रहा है हिट करने डीबी पे, डीबी पे हिट किया, लेकिन एचक्यूएल क्यों नहीं कॉल किया यार, एक्सेसिंग लैपटॉप, ये हाँ कर लेता है, ये दिखाया नहीं है असल में, थोड़ा डिबग में या तो प्रॉब्लम है, क्योंकि जैसे अच्छा यहाँ ले जा रहे हैं तब जाके कर रहा है, वो थोड़ा डिबग में प्रॉब्लम है, अदरवाइज देखो वो बाद में कर रहा है। ठीक है, तो यही है लोड में डिफरेंस, लोड और गेट में यही है कि वो डमी ऑब्जेक्ट लेके आता है कंप्लीटली। अब फिर मेरा देखो डिबग पॉइंट चला गया, यही तो दिक्कत है। चलो अब यहाँ डिबग लगाते हैं।
पता नहीं क्या इक्लिप्स में प्रॉब्लम आ रहा है क्या। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ऐसा आईडी दे रहे हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में क्या होगा, एसक्यूएल क्वेरी हिट हुई लेकिन ये नल दिया। ठीक है, पहले ही आपको नल पता चल गया तो आप नल का चेक आराम से लगा लोगे, नल का चेक लगा के काम किए। और लोड क्या करता है, लोड के केस में भी नहीं मिलेगा, लेकिन उस केस में वो पता ही नहीं कर पाता, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना के सिंपल देता है, एक्चुअल डीबी में वो गया ही नहीं हिट करना। तो वो जब आप इसको किए नेक्स्ट गेट नेम, तो उस समय जाके ऑब्जेक्ट एचक्यूएल हिट किया, एक्चुअल डीबी हिट किया, और वो देखा कि कुछ भी नहीं मिला, तो ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आया। तो इसमें ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है आपका कि लोड में ऑब्जेक्ट नॉट फाउंड एक्सेप्शन आता है, लेजी लोड होता है, प्रॉक्सी ऑब्जेक्ट बना के दे देता है। क्लियर है अभिषेक, राहुल? ठीक, नेक्स्ट आते हैं एचक्यूएल में। तो एचक्यूएल कैसे करते हैं, यही मैं बहुत सारे एग्जांपल लेके इसमें चला हूं, और एक एक करके देखते हैं ताकि आपको एचक्यूएल क्वेरी लिखना समझ में आए। तो एचक्यूएल में देखो, जो कीवर्ड्स होता है सेलेक्ट, फ्रॉम, सेलेक्ट ऑप्शनल होता है, आप चाहो लिखो या ना लिखो, लेकिन फ्रॉम लिखना होगा और वेयर लिखना होगा। और इसके बाद फ्रॉम के बाद जो दोगे वो एंटिटी का नेम दोगे, कभी टेबल नेम नहीं होता। एंटिटी नेम केस सेंस, ये नॉट केस सेंसिटिव होता है, मतलब आप कैपिटल में दो स्मॉल में दो कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो नॉट केस सेंसिटिव, एक मिनट, नहीं, एंटिटी नेम तो ये केस सेंसिटिव होता है, कीवर्ड जो है नॉट केस सेंसिटिव है। ठीक है, सेलेक्ट और फ्रॉम वेयर को आप चाहे कैपिटल में दो या स्मॉल में दो, कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एंटिटी नेम और उसकी एंटिटी की जो फील्ड है, अब फील्ड आईडी नेम वो सब डिफाइन करो, वो केस सेंसिटिव होता है। तो देखो, जो टेबल एंड कॉलम नेम जो होता है, उसके बाद एचक्यूएल में मतलब एंटिटी का नेम, फील्ड का नेम, वो सब केस सेंसिटिव होता है, लेकिन सेलेक्ट फ्रॉम वेयर ये केस सेंसिटिव नहीं होता। ये कैपिटल में दो स्मॉल में दो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन कन्वेंशन है कि कैपिटल में दे के चलो, कैपिटल में देने से आपको इजिली आइडेंटिफाई होता है, अच्छा ये कीवर्ड है। तो एचक्यूएल कंप्लीटली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस इंडिपेंडेंट क्वेरी लैंग्वेज है। आप कल को किसी और डेटाबेस में ट्रांसफॉर्म करोगे कोई दिक्कत नहीं है, एचक्यूएल केस इनसेंसिटिव है। ठीक है, एक्सेप्ट जावा क्लास नेम और वेरिएबल नेम, जो भी जावा क्लास नेम एचक्यूएल में लिखोगे या वेरिएबल नेम लिखोगे उसको छोड़ के बाकी एचक्यूएल का सिंटैक्स इनसेंसिटिव है। ठीक है, अब कई सारे मैंने एग्जाम्पल इसमें लिए हैं, जैसे जो हमने सिनेरियो बिल्डअप किया है कि मान लो मुझे लिस्ट डाउन ऑल कैटेगरी चाहिए, या कुछ ऐसा रिक्वायरमेंट है, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट बिलोंग टू अ कैटेगरी नेम यूजिंग क्वेरी पैरामीटर, लिस्ट ऑल ऑर्डर फॉर कस्टमर विथ अ नेम यूजिंग नेम्ड पैरामीटर, यहाँ क्वेरी पैरामीटर दिए हैं या नेम्ड पैरामीटर दिए, लिस्ट ऑल प्रोडक्ट ऑर्डर्ड बाय अ स्पेसिफिक कस्टमर, सारे प्रोडक्ट देखना है। ठीक है, काउंट ऑल ऑर्डर फॉर अ स्पेसिफिक कस्टमर, फाइंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन ए स्पेसिफिक कैटेगरी, लिस्ट ऑल कैटेगरी विथ एटलीस्ट वन प्रोडक्ट। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा सिनेरियो। तो इसमें बेसिकली हम लोग कैसे करेंगे, जैसे मान लो लिस्ट ऑल कैटेगरी करना है, तो पहले ये क्लास खोलते हैं, एक एक एग्जांपल आपको सिंपल वे में समझ में आएगा। लिस्ट ऑल कैटेगरी, तो देखो मैंने सब अलग अलग मेथड नेम बनाए, यहाँ जो भी ये दिया हो ना सब मेथड नेम है।
और सबको एज ए स्टैटिक बनाया। और मेन से मैंने क्या किया है, सिर्फ सारे को फेच किया एक एक करके, जितनी भी थी सबको फेच किया और डिस्प्ले कराया। जितने मेथड थे मैंने बस सबको कॉल किया और कुछ नहीं किया। तो लिस्ट ऑल कैटेगरी के लिए क्या किया, सेशन हमारा आ रहा मान लो, तो सेशन में सीधे फ्रॉम एचक्यूएल क्या लिखेंगे, फ्रॉम कैटेगरी। तो ये ध्यान देना, ये कैटेगरी केस सेंसिटिव है, क्योंकि कैटेगरी क्लास को ये बिलोंग करता है, ना कि टेबल नेम। टेबल नेम मेरा ई कैटेगरी है। तो बार बार बोल रहा हूँ, एचक्यूएल में आप लोग वेरिएबल नेम ये सब जो वेयर में देते हो, फ्रॉम में देते हो, ये क्या होगा, एंटिटी का नाम और एंटिटी के फील्ड का नाम। क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट नहीं ना है? ठीक है। और सेलेक्ट, अगर सेलेक्ट देना भी होगा तो सेलेक्ट स्टार इस तरह नहीं लिखोगे, वो तो एसक्यूएल में लिखते हैं। तो आप बोलोगे सारी रोज निकालना, अगर मान लो ये तो ऑप्शनल है, तो इसको क्या करोगे, एक एलियास दोगे, मान लो सी, और मुझे सी का सारा चाहिए, सेलेक्ट सी फ्रॉम कैटेगरी सी, तो ये सारा रिकॉर्ड लेके आएगा। तो बाय डिफॉल्ट सारा वैसे भी लाता है, तो सेलेक्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। बाकी आपका सेशन से, सेशन होगा तो क्रिएट क्वेरी सिंपल की है, एचक्यूएल क्वेरी, और कैटेगरी क्लास रिजल्ट है, क्वेरी टाइप मोर देन वन रिजल्ट आएगा। सिंगल रिजल्ट आता है तो गेट सिंगल रिजल्ट भी होता है एक मेथड, जहां पे आपको लगता है कि सिंगल, जैसे काउंट है, आप बोल रहे हो कि मुझे काउंट पता करना है, तो वहां सिंगल रिजल्ट आप गेट कर लो, क्या जरूरत है रिजल्ट लिस्ट की। ठीक है। तो क्वेरी डॉट गेट सिंगल रिजल्ट भी होता है मेथड। तो इससे आपको लिस्ट मिलेगी। अब इस लिस्ट को कैसे आइटरेट करोगे वो तो आपको पता है, जैसे ये मेथड कॉल किए, लिस्ट ऑफ कैटेगरी मिली, फॉर ईच लूप या इटरेटर, जिससे भी आपको यूज करना आप यूज कर लो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, एक एक चला के देखें। मान लो इसको, या चला लोगे आप लोग, मुझे लगता है एक चलाता हूँ थोड़ा, बाद में तुम आप लोग देख लेना सिंपल, क्योंकि मुझे लगता है ये आप ज्यादा प्रैक्टिस करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ से सेशन जो ऊपर बना था मैंने सेशन को भेज दिया ऊपर, ये एसक्यूएल क्वेरी बनाया, क्वेरी डॉट रिजल्ट लिस्ट। अब देख रहे हो कितना स्लो चलता है ये, क्योंकि उसको एसक्यूएल में एक्चुअल कन्वर्ट करना पड़ रहा है ना, हाइबरनेट को। तो कैटेगरीज आई, ये पूरी कैटेगरीज लिस्ट आ गई आपकी, प्रिंट करा दो कैटेगरी लिस्ट को। इतना स्लो रन करेगा भाई, ये रुक गया फिर से डिबग, पता नहीं क्या है। F5 क्यों दे रहा है, F8 करता हूँ। मेरे इक्लिप्स में आज इशू है। ऐसा नहीं है कि ये हाइबरनेट में ऐसा इशू आता है, आपके इक्लिप्स में कोई इशू नहीं आएगी, होपफुली आप देखना। पता नहीं आज ही इशू आ रहा है, देखूंगा अब मैं। चलो, इसको ये तो समझ में आया होगा, यहाँ पे डिबग पॉइंट लगाता हूँ। तो मैंने सभी को रेड में प्रिंट कराया हुआ है, इसको बंद करो, डिबग एज ERR करके प्रिंट कराया, ताकि आपको पता चले जो आप क्वेरी कर रहे हो। तो ये क्वेरीज करने से पहले आपको पूरा ये दिमाग में रहना चाहिए, पूरा टेबल स्ट्रक्चर, डेटा, तब उसी के बेस पे आप क्वेरी कर पाओगे। क्या है यार, आज तो सही में मर गया सिस्टम, अचानक से क्या हुआ। ओह माय गॉड, 100% सीपीयू।
ये असल में मैंने आज ना कुछ इंस्टॉल किया इस सिस्टम पे, जिसकी बात से प्रॉब्लम आ रहा है। ये जूम। हाँ। पता नहीं। जनरली रखता नहीं हूँ, वो बेटी को थोड़ा डेमो देना था। तो इंस्टॉल किया उसको, जूम मीटिंग। अदरवाइज मुझे जूम का काम नहीं होता, फालतू का सॉफ्टवेयर है ये। क्योंकि अभी तक आज तक स्लो नहीं हुआ सिस्टम, आज ही जाके स्लो स्लो हो रहा है। हम्म, हम्म। तो ये देखो आपकी दो कैटेगरी लिस्ट आ गई। ठीक है, ये जब एग्जीक्यूट किया तो इस समझ में आया एचक्यूएल कैसे देते हैं। अगर एचक्यूएल बनाना हो, आप नहीं चाहते कि एंटिटी में नेम्ड क्वेरी सब बनाओ, बिना नेम्ड क्वेरी बनाए हुए सीधे एंटिटी के रेफरेंस पे आप अपने डाउ लेयर पे ये काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब नेक्स्ट आते हैं लिस्ट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी। इसमें क्या करते हैं लिस्ट प्रोडक्ट बाय कैटेगरी में, यहीं से एग्जांपल सारा देखते हैं। सेशन और एक प्रोडक्ट नेम भेजा। ठीक है, F5। यहाँ पे कैटेगरी नेम हमारा आया कि इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी प्रोडक्ट है मुझे लिस्ट करो। तो हम कैसे लिखेंगे, फ्रॉम प्रोडक्ट, एक एलियास दिए पी, वेयर पी डॉट कैटेगरी डॉट नेम। अब ये ध्यान देना, यहाँ पे पी डॉट कैटेगरी डॉट नेम, क्योंकि हम इसी कैटेगरी नेम पे बनाना चाहते हैं, तो इस तरह लिखे है पी डॉट कैटेगरी डॉट नेम। ये समझ में आ रहा है, ये चीज पूरा ये एंटिटी के फॉर्म में है। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने क्वेरी पैरामीटर दे दिया। ठीक, बेसिकली नेम्ड क्वेरी है। नहीं, नेम्ड क्वेरी नहीं है ये, तो क्वेरी पैरामीटर, नेम्ड क्वेरी तो अलग होता है। और इसके बाद वही सेशन क्रिएट क्वेरी किया, सेट पैरामीटर रिजल्ट लिस्ट, इसको क्लियर करें, और यहाँ हमारी प्रोडक्ट की पूरी लिस्ट आ जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक पे यही दोनों प्रोडक्ट था, लैपटॉप और स्मार्टफोन, याद होगा। ठीक है, फिर उसके बाद लिस्ट ऑर्डर बाय कस्टमर नेम। ओवर मैपिंग हमारी परफेक्टली है, इसलिए सारी चीजें चल रही है। तो आप इसमें देख भी सकते हो लेजी लोड क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो कस्टमर का नाम आया, फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डॉट कस्टमर डॉट नेम, इस तरह करके हम लोग दे रहे हैं। तो एचक्यूएल लिखना आई थिंक आपको समझ में आया होगा कैसे लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी अब एचक्यूएल में। ठीक है, और देखो ये खुद ही अंदर ज्वाइन ही सब लगा रहा है, आपने खुद रिलेशनशिप ऐसा बनाई है कि आपको देखो ये ज्वाइन ही सब क्वेरी लिखना पड़ा कुछ नहीं, ये खुद बना दिया, बनाया ना, ज्वाइन करके ला रहा डेटा। ठीक है, यही एचक्यूएल सब का बेनिफिट होता है कि हम लोग एंटिटी ओवर मैपिंग बना दिए हैं, वो खुद कर रहा है।
फिर आप चाहो तो ज्वाइन की क्वेरी भी लिख सकते हो, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, आपकी एचक्यूएल लेवल पे भी ज्वाइन होती है। लिस्ट ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, अरे यार ये मैंने F6 कर दिया, तो यहाँ पे कस्टमर का नाम आया, ऑर्डर, ये वही चीज है, ऑर्डर बाय कस्टमर नेम, और ये जितने भी ऑर्डर है हमारे उस कस्टमर के आ गए। तो अमित का एक ही ऑर्डर था, ऑर्डर आईडी सिंपल प्रिंट कराया। लिस्ट प्रोडक्ट्स ऑर्डर्ड बाय कस्टमर, एक कस्टमर के थ्रू कौन कौन सी प्रोडक्ट पे ऑर्डर किया है, तो ये कैसे पता करेंगे? आप देखो यहाँ पे ज्वाइन लगाया, हम मैंने बोला था ना कि ज्वाइन आप चाहो लगा सकते हो, तो अब यहाँ हमें ज्वाइन लगाने की जरूरत है, क्योंकि हमें दो टेबल के रेफरेंस निकालना है। हमें प्रोडक्ट का नाम निकालना है, बेसिकली प्रोडक्ट की डिटेल निकालनी है बेस्ड ऑन ऑर्डर। तो सेलेक्ट यहाँ पे अब यूज कर रहे हैं, तो पहले देखो मान लो फ्रॉम ऑर्डर ओ की है, ज्वाइन किस पे ज्वाइन लगाना है, कॉलम यहाँ बता रहे हैं कि कस्टमर पे, ऑर्डर के कस्टमर पे ज्वाइन लगाओ, इसका एक एलियास दिया, और ज्वाइन फिर किस पे लगाना है, प्रोडक्ट पे। तो दो चीज पे लगाना है, ऑर्डर के प्रोडक्ट पे, ऑर्डर के कस्टमर पे ज्वाइन लगाओ, जहां कस्टमर नेम ये हो। तो आप ऑर्डर टेबल देखोगे तो यहाँ दो आपकी मैपिंग है, कस्टमर के साथ भी है, प्रोडक्ट के साथ भी है, तो आपको कस्टमर और प्रोडक्ट दोनों चाहिए, इसीलिए हमें ज्वाइन लगाना पड़ा दोनों पे। और ये कंप्लीट पी से क्या मतलब है कि हमें प्रोडक्ट की डिटेल निकाल के दे रहा है, हमें प्रोडक्ट का नाम चाहिए, लिस्ट प्रोडक्ट, सॉरी, तो ये पूरी प्रोडक्ट निकाल के दे रहा है। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का नाम मिलेगा, ये प्रोडक्ट अमित लैपटॉप, ठीक है। तो इसी तरह काउंट का है, अब देखो वन सिंगल वैल्यू हम रिटर्न करा रहे हैं, अलग अलग एग्जांपल इसलिए लिया। वन सिंगल वैल्यू में क्या है, एक लॉन्ग वैल्यू मुझे रिटर्न करानी है, काउंट करनी है, क्या सारी, काउंट ऑर्डर बाय ए कस्टमर, एक कस्टमर की कितनी ऑर्डर है, तो काउंट लगाया फ्रॉम ऑर्डर वेयर ऑर्डर डॉट कस्टमर नेम लगा दिया सिंपल, कि इस कस्टमर की कितनी ऑर्डर है उसको काउंट कर लो, और काउंट करके यूनिक रिजल्ट करके रिजल्ट रिटर्न किया, कि ये एक यूनिक रिजल्ट, सिंगल वैल्यू रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो ये टोटल काउंट प्रिंट हुआ। फिर इसके बाद क्या, फाइंड मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन कैटेगरी। अच्छा, इसके लिए क्या किया गया, फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर कैटेगरी नेम जो आ रही है उस पे लगाया पहले कंडीशन, ऑर्डर बाय डिसेंडिंग किया। तो ऑर्डर बाय डिसेंडिंग करने से अब ये ध्यान दो, ये तो लिस्ट देगा ना, ये इस क्वेरी से हमें क्या मिलेगी, इस कैटेगरी की सारी प्रोडक्ट, और ऑर्डर बाय डिसेंडिंग प्राइस के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे ऊपर हाईएस्ट प्राइस वाला मिलेगा। तो इससे क्या है, हमको अब एक रिजल्ट चाहिए, सिंगल रिजल्ट। सिंगल रिजल्ट चाहिए, जब हम क्वेरी पे कैटेगरी नेम सेट कर रहे हैं उस समय हम मैक्स रिजल्ट भी सेट कर सकते हैं, या हमें टॉप रिजल्ट जो है बस वही दो। तो इससे पेजिनेशन वाली चीज जो आपकी होती है वो भी काम कर सकते हो, सेट मैक्स रिजल्ट, कितना मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए आपको, और फिर सिंगल आपके रिजल्ट है इसलिए यूनिक रिजल्ट आपने लगाया। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ हमें मैक्स रिजल्ट चाहिए सिर्फ वन ही, सारा रिजल्ट लिस्ट चाहिए होता तब इसको नहीं लगाते, लेकिन हमें सिर्फ एक चाहिए। तो आप लोग पेजिनेशन वाले भी करके देखना, एक एग्जांपल पेजिनेशन का भी होता है इसमें। तो ये मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट निकाल के दिया। अब इसमें क्या है, लिस्ट कैटेगरी विथ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट लिस्ट ऑल कैटेगरी विथ एटलीस्ट वन प्रोडक्ट, जिसमें सारी कैटेगरी की लिस्ट चाहिए।
ओके, देखें तो ये डिस्टिंक्ट कीवर्ड आप लोग को एसक्यूएल में पता है कि नहीं, इसका यूज डिस्टिंक्ट का, एसक्यूएल में डिस्टिंक्ट हम लोग यूज करते पता है क्या यूज होता है? डुप्लीकेट डेटा ये कभी अलाउ नहीं करता, ठीक है, ये डुप्लीकेट डेटा को हटा के सिंगल रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि मुझे ज्वाइन करना है, कैटेगरी और प्रोडक्ट पे ज्वाइन किया, कैटेगरी सी लिया, ज्वाइन सी डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि सी के प्रोडक्ट पे कैटेगरी में प्रोडक्ट आपका मेंशन होगा, तो ज्वाइन हमने इस पे लगाया। और उसके बाद हमें कैटेगरी नेम लिस्ट करना है, तो कैटेगरी नेम प्रोडक्ट के हिसाब से मल्टीपल आ सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट टेबल में तो बहुत सारे कैटेगरी की होगी, तो हमें यूनिक चाहिए सिर्फ। तो हम सारे जितने भी प्रोडक्ट है हमारे प्रोडक्ट टेबल में, उसकी हर एक कैटेगरी का नाम हमें चाहिए, बस ये चाहिए था यार। तो हमने बस ज्वाइन लगाया और उसके बाद बोला कि डिस्टिंक्ट ही रिजल्ट दो, यानी यूनिक रिजल्ट दो। तो हमारे सारे कैटेगरी जितनी भी हैं, जैसे दो कैटेगरी थी इलेक्ट्रॉनिक और बुक्स, वो सारे आ जाएंगे, क्योंकि दोनों के लिए प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है। ये देखो, इलेक्ट्रॉनिक और बुक्स दोनों आ गए, क्योंकि दोनों के लिए एग्जिस्ट कर रहा प्रोडक्ट। फिर लिस्ट कस्टमर बाय प्रोडक्ट, इसी तरह ये भी होगा, F5 किया, लिस्ट कस्टमर बाय प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑर्डर कस्टमर, अच्छा फ्रॉम ऑर्डर, लिस्ट कस्टमर बाय प्रोडक्ट दिया है ना, लिस्ट ऑल कस्टमर हु हैव ऑर्डर्ड अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, अच्छा ऑर्डर अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, प्रोडक्ट नेम हमने पास किया, और उसके बाद ऑर्डर टेबल को पहले, मेन टेबल है हमारा ये, ऑर्डर फ्रॉम ऑर्डर ज्वाइन किया ऑर्डर डॉट प्रोडक्ट पी, वेयर पी डॉट प्रोडक्ट नेम हमने स्पेसिफाई किया। अब इसी ऑर्डर से हमें कस्टमर का नाम चाहिए, तो हमें कस्टमर का नाम मिल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, मल्टीपल ऑर्डर आएंगे, तो हमें यूनिक चाहिए कस्टमर का नाम, इसलिए यहाँ पे डिस्टिंक्ट लगा दिया, सिंपल। तो जितने भी कस्टमर होंगे इस प्रोडक्ट के, अगर वो मोर देन वन होंगे तो मोर देन वन आएंगे, नहीं तो सिंगल आएगा, डुप्लीकेट नहीं आएगा यहाँ। तो ये समझ में आया आप लोग को एचक्यूएल कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग प्रैक्टिस करना, और मैंने कुछ असाइनमेंट दिया इसी में, इसी एग्जांपल में आप लोग कुछ और ऐड करना। डिस्प्ले ऑल प्रोडक्ट फॉर कैटेगरी नेम बुक्स, लिस्ट डाउन ऑल प्रोडक्ट ऑर्डर बाय प्राइस, लिस्ट डाउन ऑल प्रोडक्ट हुज प्राइस इज मोर देन 1000। तो देखो, अपने से प्रैक्टिस करोगे तभी चीजें आएंगी। मैं बता तो दिया हूं आपको, समझ चीजें अभी क्लियर होंगी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये चीजें आती नहीं है, कभी भी अंदर घुसेंगे नहीं आपके अंदर। तो एचक्यूएल या कोई भी आगे की चीज होगी वो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी यहीं रहने देता हूँ, नेक्स्ट क्लास में नेम्ड क्वेरी, क्राइटेरिया, एपीआई, ये सब बताऊंगा। यही दो सेक्शन मेन बचा है, क्योंकि जेपीक्यूएल मैं बाद में बताऊंगा। जेपीक्यूएल बेसिकली एंटिटी मैनेजर को यूज करके होता है, तो यहाँ भी हम लोग सिंपल एचक्यूएल ही लिखते हैं और कुछ लिखते नहीं है। एंटिटी मैनेजर तो इसलिए मैंने जेपीक्यूएल नहीं मेंशन किया। तो मेन है नेम्ड क्वेरी एक बचा हुआ है, और क्राइटेरिया एपीआई। नेटिव एसक्यूएल तो बताना नहीं है, क्योंकि नेटिव एसक्यूएल तो आप लोग नॉर्मल एसक्यूएल है उसको। तो मेन यही दो सेक्शन बचा है, तो ये दो सेक्शन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, लेकिन आप पहले प्रैक्टिस कर लो, तो ये आपकी बेसिक हाइबरनेट फिर नेक्स्ट क्लास तक खत्म हो जाएगी, यानी फ्राइडे तक। इसके बाद मेरा पार्ट बचेगा सिर्फ और सिर्फ एक